Good morning, beta. Welcome back. So today we are going to solve word problems. Word problem हम सीखना शुरू करेंगे, कैसे करना है वो भी देखेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत भी अच्छे हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग मतलब तर्क, लॉजिक, ठीक है, तर्क लगाना, ठीक है, किस तरीके से आप सोचते हो इसके ऊपर ये वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी डिपेंड करते हैं, ठीक है. इट गिव्स विंग्स टू योर इमेजिनेशन. सोचने की ताकत को पंख देते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है. तो समझो तो लाख के, ना समझो तो खाक के, वैसा ही है कुछ, ठीक है. सो वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे कि मैथमेटिक्स में आप करते हो 3 + 2 = हाउ मच, तो सीधा सीधा आप लिख देते हो 5, ठीक है. बट वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि राजू के पास 3 एप्पल थे, उसकी मम्मी ने उसको 2 एप्पल दिए, तो राजू के पास अभी कितने एप्पल हैं. तो अभी क्या हुआ, मैथ्स ही है, 3 + 2 ही है, बट अभी हमने क्या की दिया, उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो मैथ्स और लैंग्वेज को जब जोड़ा जाता है तब वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं, ठीक है. बहुत ही आसान है, समझोगे तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जांपल नंबर 19. जो हमने सीखा है वही है, बट अभी वर्ड के साथ वो ज्वाइन हो गया है. एग्जांपल नंबर 19 समझते हैं क्या कहता है. इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास में टेस्ट चल रहा है. टेस्ट के कुछ रूल्स है, कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. उस टेस्ट मान लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, ठीक है. तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में 10 सवाल है. कितने सवाल है, 10. 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. हर सही आंसर के लिए टीचर बच्चों को 4 मार्क्स देंगे. फॉर एग्जांपल एक सही क्वेश्चन का आंसर लिखा तो उसको आपको कितने मिल गए, 4 मार्क. तो अगर 10 के 10 सही लिखे हैं तो 10 × 4 कितना हो गया है, 40. तो ऐसा समझ लो कि ये 40 मार्क का टेस्ट है. समझ में आ गया, ठीक है. 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. हर सही जवाब के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे. एंड और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट लग रहे हैं. टीचर ने क्या कहा, सही लिखे तो 4 मार्क दूंगा, बट अगर गलत लिखा तो -2 मार्क मैं दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने सारे के सारे जवाब गलत दे दिए, तो -2 × 10 -20 आएगा. 0 छोड़ो, माइनस में मार्क्स आएंगे. समझ में आया. तो -2 का मतलब क्या है, वो कम कर रहा है मार्क. समझ में आया. आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. हर गलत आंसर के लिए -2 मार्क टीचर काट लेंगे और सही के लिए +4 देंगे. समझ में आया. तो हो सकता है कि जो सबसे होशियार हो, सबसे सही आंसर लिखे, वो 40 मार्क भी ला सकता है, और जिसने सभी गलत दिए वो -20 ला सकता है, -20, ठीक है. तो वैसे ही नरेश करके एक लड़का है. नरेश अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस. नरेश ने क्या किया, 10 के 10 जवाब लिखे, ठीक है. सही या गलत वो अभी बताया, बट ओनली 8 ऑफ हिज आंसर्स आर करेक्ट. बट उसने सिर्फ 8 ही सही जवाब लिखे, 2 जवाब गलत लिखे. सो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर. तो नरेश का टोटल मार्क्स कितने होंगे वो देखते हैं. तो चलो अभी नरेश, अभी देखो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रू एंड यहां पे मैं लिख देता हूं फॉल्स. ये सही जवाब, ये गलत जवाब. टोटल कितने थे, 10. सही जवाब के लिए टीचर कितने मार्क्स देने वाली है, 4. और गलत जवाब के लिए मैडम कितने मार्क्स काटने वाली है, -2. ठीक है. तो यहां पे नरेश का नाम लिख देते हैं, नरेश. ओके. तो नरेश ने सही कितने लिखे हैं, 8. ठीक है. तो गलत कितने हो गए, 10 में से 8 सही, तो गलत कितने, 2 है कि नहीं. तो नरेश का टोटल स्कोर कितना हो गया, ध्यान से देखना. अभी नरेश ने 8 सही लिखे, तो मैम उसको कितने मार्क्स देगी, 8 × 4 कितने हो गए, 32. हाँ या ना, हाँ.
नरेश ने गलत कितने लिखे 2, तो मैम उसके कितने मार्क काटेगी, 1 के लिए -2, तो 2 के लिए -4। सो 32 - 4 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे नरेश को कितने मार्क्स मिले 28। समझ में आ गया। तो ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम। 32 - 4 = 28। समझ में आया सभी को, पक्का, श्योर, ठीक है। तो इसी तरीके का एक दूसरा है, वो भी मैं करवाता हूं। ओके, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख लो। चलो, नरेश के तो मार्क्स मिल गए 28। अभी उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है उमेश। तो उमेश भी सारे सवालों के जवाब लिखता है, बट उसके 6 सही है, बाकी 4 गलत है। 6 सही है, 4 गलत है। तो अभी उमेश का टोटल कितना होगा वो भी ढूंढिए। तो फिर से ट्रू और फॉल्स हमने लिख दिया। सही के 4 मार्क्स और गलत के -2 मार्क्स। अभी नरेश की जगह पे हमारे पास कौन है, उमेश। तो उमेश के कितने सही है, 6 सही है कि नहीं। और 10 में से 6 सही, तो गलत कितने हो गए, 4 गलत है। तो अगर उमेश के सही आंसर को काउंट किया जाए तो 6 × 4 कितना हो गया 24। और अगर गलत देखा जाए तो 4 × 2 8, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया -8। सो 24 - 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये हो गए हमारे उमेश के मार्क्स। समझ में आया कितना फर्क हो गया है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव चेकिंग, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कि सही है तो सही, अगर गलत है तो माइनस में मार्क्स कटेंगे। ठीक है। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये सेकंड पार्ट भी लिख लो। इट इज फॉर उमेश, इससे पहले हमने किया था नरेश। ओके, अनदर प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 20। व्हाट डज इट से, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट बोलो या फिर मल्टीप्लिकेशन बोलो, दोनों एक ही चीज है। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दो नंबर के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो हम करेंगे वो आएगा -182। वो दो नंबर कौन से हैं हमें नहीं पता। इफ अगर वन ऑफ द इंटीजर, उन दोनों में से कोई एक 13 है, 13 है, तो फाइंड द अदर इंटीजर, जो दूसरा जो इंटीजर होगा वो ढूंढिए। ओके, तो सबसे पहले पहली लाइन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं लेट अस टेक, चलो हमको लेने दो क्या, टू इंटीजर्स, दो इंटीजर एज a एंड b। जो दो इंटीजर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो मान लेते हैं कि वो a और b है। ठीक है। सो तीन डॉट का मतलब होता है सो a into b is equal to how much, -182। तो उसी की वजह से a और b का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -182 आंसर आएगा। ठीक है। नाउ इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 13, इन दोनों में से कोई एक अगर 13 है तो दूसरा किसका है, दूसरा नंबर क्या है वो देखना है। तो लेट b is equal to 13। अगर आप में से कोई बोलेगा सर a is equal to 13 ले सकते हैं, हाँ a is equal to भी 13 लिख सकते हैं, b is equal to b, आपका जो मन हो आप ले सकते हो। ठीक है। तो let b is equal to 13 मान लेते हैं कि कोई एक नंबर में से b जो है वो 13 है। तो अभी क्या होगा, a into 13
इज इक्वल टू -182 होगा। मैंने क्या किया, b की जगह पे 13 रख दिया, समझ में आ गया। सो a into 13 is equal to -182। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 13 को यहां से हटाना है। तो मैं देखो ये क्या कर रहा हूं, a into 13 is equal to -182। तो मुझे अगर यहां से 13 को हटाना हो तो मुझे डिवाइड बाय 13 करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में से 13 को हटाना है तो डिवाइड करूं तो दोनों तरफ से चला जाएगा, तो बट यहां से डिवाइड करूंगा तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर जो भी चीज मैं यहां पे करता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, वही चीज मुझे राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, a into 13 डिवाइड बाय 30, पूरी चीज को 13 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -182 डिवाइड बाय 30, ये हो जाएगा। हाँ, अब ये दोनों तरफ देखो, यहां से 13 कैंसिल हो सकता है ऊपर और नीचे से, तो मैंने ऊपर और नीचे से 13 को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 13 का टेबल रखा हो 182 में, सो 13 1 जा 13, 5 2, सो 13 4 जा 52 हो सकता है कि नहीं। देखो 182 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं करता हूँ, हाँ 182 डिवाइड बाय 13, सो 13 1 जा 13, तो यहाँ पे क्या बच गया 52, 13 4 जा 52, रिमाइंडर इज 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। तो अगर यहाँ पे आप 13 और 182 को डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 14, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे तो 13 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया a इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस इज देयर, माइनस तो है ही, तो ये क्या हो गया 14, है कि नहीं, -14। तो दूसरा इंटीजर हमारा क्या होना चाहिए, -14। तो यही है आपका आंसर ANS। समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन को बैलेंस किया है। यहाँ पे मुझे 13 खटक रहा था तो उसको निकालने के लिए डिवाइड बाय 13 कर दिया, तो 13 कैंसिल, तो क्या बच गया a। 182 अपॉन 13 किया तो हमने डिवीजन से पता किया कि इट इज अ 14, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया -14। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। सो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 1। सिमिलर प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया, वैसा ही प्रॉब्लम है। आई होप आप सभी कर पाओगे। व्हाट डज इट मीन, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो इंटीजर, वो दो इंटीजर आप a और b ले लो, is 270। अगर a into b करते हो तो जवाब कितना आना चाहिए, 270, 270। वन ऑफ द इंटीजर इज -18, अगर a या b में से कोई एक -18 है तो फाइंड द अदर इंटीजर, तो दूसरा जो इंटीजर बच जाता है वो ढूंढिए। तो सेम है, इसको b ले लो, ठीक है। सो a into -18 is equal to 270, ऐसे हो जाएगा। अभी -18 को हटाने के लिए डिवाइड बाय -18 यहाँ पे भी करो, डिवाइड बाय -18 राइट हैंड साइड पे भी करो, तो -18 लेफ्ट हैंड साइड से हट जाएगा, तो यहाँ पे a बच जाएगा, और 270 अपॉन 118 करो, जो जवाब आएगा वो आपका सेकंड इंटीजर होगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम अभी हम कर रहे हैं। आप चाहो बुक ना हो टेक्स्ट बुक तो इसको यहां से कॉपी करके ट्राई करें, ओके। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल 21। व्हाट डज इट से, फाइंड एन इंटीजर, ऐसा इंटीजर ढूंढिए, कैसा, which when multiplied by 3, जिसको हम पहले 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं
एंड देन डिवाइडेड बाय 2, और अगर 2 के साथ डिवाइड करते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 से डिवाइड करो, तो इट बिकम्स -18, तो उसका जवाब -18 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस टेक, so let us take an integer as x, x ले लें या कोई दूसरा a ले लेते हैं। चलो let us take an integer, जो इंटीजर हमें ढूंढना है उसको ले लेते हैं as a, मान लेते हैं कि वो इंटीजर a है। आप चाहो तो ABCD में से कुछ भी ले सकते हो, मैंने a ले लिया। ओके, so now what we have to do, which when multiplied with 3, तो हमारा जो इंटीजर a है उसको सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसका जो जवाब आ रहा है then डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो जवाब आएगा उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, when डिवाइडेड बाय 2, it becomes का मतलब होता है इक्वल टू -18, तब उसका जवाब -18 आएगा। तो हमारा जो इंटीजर है वो कौन सा है, वो ढूंढिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से 2 को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा, a into 3 upon 2, ये हमारा था। मुझे क्या करना है, 2 को निकालना है, तो 2 डिनोमिनेटर नीचे है तो मुझे 2 ऊपर भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज करते हो वही चीज राइट हैंड साइड पे भी करनी है, तो -18 into 2 ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या ना। देखो यहाँ पे भी किया into 2, यहाँ पे भी किया into 2, मतलब दोनों तरफ हमने बैलेंस किया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखो 2 and 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना। तो अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, ध्यान से देखो, a into 3, a into 3, हाँ या ना, is equal to 18 into 2, 18 दूनी, 18 2 कितना होता है 36, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो -36, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड। अभी मुझे 3 भी नहीं चाहिए, 3 ऑल्सो आई डोंट वांट, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो मुझे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए इसको काटने के लिए, और जो चीज मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा वो चीज मैं राइट साइड पे भी करूंगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, a into 3 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। यहाँ पे 3 को काटने के लिए यहाँ पे डिवाइड बाय मैंने 3 किया, लेफ्ट साइड जो किया वही मुझे राइट साइड भी करना है, -36 डिवाइड बाय 3, हाँ या ना। दोनों तरफ मैंने 3 किया, मतलब इक्वेशन बैलेंस है, कुछ भी गलत हम नहीं कर रहे। सो 3 and 3 गेट कैंसल्ड ओवर हियर, यहाँ से चले जाएंगे, हाँ या ना। और यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 36 आता है, 36 डिवाइड बाय 3 करो, 36 डिवाइड बाय 3, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पे हो गया 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 3 और 36 को कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 12, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचा a, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, इक्वल्स टू, माइनस ऑलरेडी है, माइनस अभी भी वहां पे है, और यहाँ पे काटने के बाद क्या बचता है 12। तो हमारा इंटीजर क्या होगा -12,
सो फाइंड एन इंटीजर, चलो इसको क्रॉस चेक भी करते हैं। -12 को सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो 12 into 3 कितना हो जाएगा 36 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 12 into 3 36 को डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर कितना हो जाता है -18, हाँ या ना? तो हमारा आंसर एकदम सही है। 12 into 3 36 डिवाइड बाय 2 -18 हो गया, तो हमारा आंसर क्या है, एग्जैक्टली सही है। तो इस आंसर को, इस सॉल्यूशन को वीडियो को पॉज करके लिख लो, इसी से रिलेटेबल प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ओके ओके। Similar kind of problem I am giving you as a homework from exercise 1.4. What does it say? Find an integer. एक integer ढूंढिए which when multiplied, same जैसे हमने किया वैसा ही है, सिर्फ नंबर चेंज है, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से और उसके बाद then divided by 9, उसको हम डिवाइड करें 9 से, तो जवाब आएगा -28। तो उसको शुरू करिए। Let us take an integer as ABCD, जो भी आप लेना चाहो ले लो, B ले लो, C ले लो। Let us take an integer as B, then multiplied by 4, तो क्या हो जाएगा 4B divide by what 9, तो 4B divide by 9 equals to -28। तो डिवाइड बाय 9 है तो दोनों तरफ into 9 कर दो, लेफ्ट साइड पे into 9, राइट साइड पे into 9, हो गया। तो 9 will become cancel, उसके बाद बचेगा 4, तो डिवाइड बाय 4 लेफ्ट साइड भी करो, डिवाइड बाय 4 राइट साइड भी करो, तो 4 भी चला जाएगा। तो फाइनली आपका B इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप ये वाला भी आप कर सकते हो, हाँ या ना? ठीक है। सो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ओके। Let us start an another example which is a example 22, very interesting problem, बहुत ही easy भी है। So what does it say? The temperature, अच्छा हमने साइंस में हीट चैप्टर कर लिया, हीट में टेम्परेचर की बात भी कर ली और यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे सामने आ गया। तो क्या बोल रहा है? The temperature at 12 noon, दोपहर के 12 बजे तापमान was 10 डिग्री सेल्सियस above zero, वो 0 के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था दोपहर के 12 बजे। आप बोलो सर दोपहर के 12 बजे तो ज्यादा होता है ना, पर मान लो कि ये ना पोल्स की बात कर रहा है, नॉर्थ पोल के नजदीक कोई गांव होगा वहां के टेम्परेचर की बात कर रहा है, या तो फिर सियाचिन इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पे भी बहुत ठंड होती है हिमालय के पास, तो वहां का कोई गांव है वो समझ लेते हैं। तो दोपहर के 12 बजे 0 से ऊपर मतलब पॉजिटिव कितना था 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, कब 12 बजे दोपहर को 12 नून कितना था 10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? दोपहर के 12 बजे। उसके बाद क्या होता है? इफ इट डिक्रीजेस, अगर ये टेम्परेचर कम होता है, कैसे? एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में 2 डिग्री कम हुआ, तो देखो दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 1 घंटे बाद कितने बजे होंगे? 1 बजा होगा दोपहर का, तो इसमें से 2 डिग्री कम होना मतलब माइनस होना, सो 10 - 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 8 डिग्री सेल्सियस। तो दोपहर के 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, कब तक? अंटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। एट व्हाट टाइम, तो अगर ऐसा चलता रहता है तो कितने बजे वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, कितने बजे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बिलो जीरो, जीरो के नीचे। जीरो के नीचे मतलब माइनस में चला जाएगा। हमने थर्मोमीटर पढ़ा है और ये कौन सा है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के डिग्री सेल्सियस -10 से लेके +110 तक होते हैं, 120 डिविजन, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं? तो यहाँ पे -0 के नीचे होना मतलब माइनस होना, ठीक है?
तो हमें क्या चाहिए, -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा वो हमें चेक करना है। तो ये वो क्वेश्चन हो गया, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा वो बताओ। तो दो क्वेश्चन है, पहला -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, दूसरा रात के 12 बजे कितने डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस 2 कम किए, 8 डिग्री सेल्सियस 2 कम करो, 6 डिग्री सेल्सियस 2 कम करो, 4 डिग्री सेल्सियस 2 कम करो, 2 डिग्री सेल्सियस 2 कम करो, 0 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब ये हुआ कि शाम के 5 बजे बर्फ बन जाएगी अगर आपने ग्लास हवा में खुला छोड़ा तो 5 बजे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी 6 बजे और 2 कम करो, तो 0 में से 2 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -2 डिग्री सेल्सियस। इसमें तो इंसान की भी कुल्फी बन जाएगी शाम के 6 बजे। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से 2 डिग्री सेल्सियस कम करो, -2 कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस। और 1 घंटे के बाद और 2 कम करो, -4 -2, दोनों माइनस माइनस है, सीधा एडिशन और बड़े नंबर की साइन, दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस। और 1 घंटे के बाद 2 कम करो, कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। देखो बिलो 8 डिग्री सेल्सियस 0, तो -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो रहा है, रात के 9 बजे। तो पहला आंसर आपको मिल गया। एट व्हाट टाइम, तो आपको लिखना है एट 9 PM, और लिख सकते हो 9 at night it would be temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। बिलो 0 होने का मतलब है माइनस होना। ठीक है, तो पहला आंसर मिल गया रात के 9 बजे। ठीक है, 9 PM। ठीक है, अभी रात के 12 बजे का तो भी तो टेम्परेचर देखना है, तो इसमें से और 2 कम करो, -8 -2 -10 डिग्री सेल्सियस। और 2 कम करो, -12 डिग्री सेल्सियस। ये कितने बजे, 11 बजे। अभी 12 बजे का टाइम, इसमें से भी 2 कम करो, कितना हो गया, -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इंसानों की भी कुल्फी जम जाएगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर फर्क रहा है। मैं देखो आफ्टरनून के लिए क्या लिख रहा हूं, 12 से बजकर 5 बजे तक को नून कहा जाता है, नून। फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक इवनिंग कहा जाता है, और 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक या सुबह के 4 बजे तक नाइट कहा जाता है। और मिडनाइट दैट इज रात के 12 बजे। ठीक है, तो मिडनाइट का टेम्परेचर कितना है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लो। Okay, similar kind of problem will be for homework. Exercise 1.4 का है ये प्रॉब्लम, होमवर्क। ठीक है, इसको समझा देता हूँ कैसे करना है, बाद में आप खुद से कोशिश करो करने के लिए। What does it say? An elevator, लिफ्ट का नाम है। ठीक है, कोई भी चीज ऊपर नीचे जाती है ना, आपने देखा होगा फ्लैट्स में, तो उसको बोलते हैं एलिवेटर, लिफ्ट। ठीक है, डिसेंट्स का मतलब होता है नीचे जाना, एंड असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना। एन एलिवेटर मतलब लिफ्ट डिसेंड्स, नीचे जा रही है, इनटू अ माइन शाफ्ट। अच्छा, माइन शाफ्ट मतलब जहां पे खुदान चल रही होती है ना, सोने की खान होती है या फिर हीरे की खान होती है, खुदान होती है, वो बहुत ही नीचे होती है, जमीन के बहुत ही नीचे गड़ा हुआ होता है सोना और हीरा। तो ऐसे ही कोई माइन शाफ्ट है, मतलब गुफा है जिसके अंदर हमें जाना है। एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर वो लिफ्ट
6 मीटर नीचे जा रही है, 1 मिनट के अंदर वो लिफ्ट 6 मीटर नीचे जा रही है, ठीक है। If the descent starts from 20 मीटर above the ground, अगर ये लिफ्ट कहां से शुरू हो रही है, जमीन के ऊपर से, मान लो कि ये जमीन है, ये गड्ढा है, इसके अंदर जाना है और 20 मीटर से शुरुआत हो रही है, 20 मीटर अबोव, ठीक है, यहां से शुरुआत हो रही है 20 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसको कितना वक्त लगेगा टू रीच 340 मीटर बिलो द ग्राउंड। यहाँ पे ना इन्होंने लिखा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच, हाँ यहाँ पे इन्होंने माइनस नहीं लिखा, नहीं लिखा है, सॉरी मैंने नहीं लिखा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -340 मीटर, उतना नीचे जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, ये था हमारा सवाल। करेंगे कैसे, शुरुआत करो 20 मीटर से, सो आप सबसे पहले लिखो 20 मीटर 0 मिनट, ठीक है, बाद में 26 मीटर, क्योंकि 6 मीटर जा रहा है ना 1 मिनट में, तो यहाँ पे लिखो 26 मीटर 1 मिनट, उसके बाद 6 ऐड करो, दैट इज 32 मीटर, सॉरी ये तो ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो 20 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 20 मीटर 0 मिनट, ठीक है, इसमें से 6 माइनस करो क्योंकि नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 मीटर 1 मिनट, ठीक है, डिग्री मत लिखो, उसमें से भी 6 माइनस करो, 14 माइनस 6 इज 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 मिनट, इसमें से भी 6 माइनस करो तो 2 मीटर कितना हो जाएगा 3 मिनट, इसमें से भी 6 माइनस करो, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4 मीटर, कितना हो जाएगा 4 मिनट। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ तो -4 -6 -10 मीटर कितना हो रहा है। वैसे ही आपको तब तक आगे जाना है जब तक आपके पास -340 मीटर नहीं आ जाता, समझ में आया। तो -340 मीटर के ऊपर कितना वक्त लग रहा है वही आपका आंसर है, समझ में आया। सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आप कर पाओगे, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी डू हैव सम प्रॉब्लम लेफ्ट, कुछ ही प्रॉब्लम बाकी हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और शायद नेक्स्ट क्लास में ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।